हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में। तो इसमें बताया गया है जैसे छुट्टियों में समर सीजन में क्या करते हैं, वेकेशन में जाते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे कि बाय ट्रेन हो सकता है, बाय बस हो सकता है, और बल्लक कार्ड हो सकता है, और एरोप्लेन भी हो सकता है। तो ये सब अगर हम मोशन पे ही तो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है। जैसे आप स्कूल से घर आना, घर से स्कूल जाना, ये क्या है, आपका एक मोशन ही तो है। कुछ भी चीज़ मोशन में होती है, तो जैसे किस भी चीज़ मोशन में है तो ये क्या बोला जाएगा, जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ये क्या है, एक मोशन है। तो आगे हम देखें तो जो कि क्या होता है, अगर मार्स में जैसे लोग जाते हैं ना, मून में जाना, मार्स में जाना, तो उसके लिए भी क्या है, व्हीकल का यूज़ होता है, व्हीकल्स का। तो किसके द्वारा होता है वहाँ पे जाना, स्पेस क्राफ्ट के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि पहले के लोग जो थे, एशियंट टाइम के लोग थे, अर्ली टाइम्स के लोग कैसे ट्रैवल करते थे, ये भी हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। जैसे कि अब क्या हो गई हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस हो गई हैं जो कि हम ईजिली बहुत ही कम टाइम में क्या कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। पर अगर हम एशियंट टाइम्स की बात करें, बहुत पहले की बात करें, तो क्या होता है, क्या ये चीज़ें अवेलेबल थी? तो इसका ही हम देखेंगे कि कैसे वहाँ के पहले के लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे, क्या चीज़ें थी। तो अगर हम बात करें तो पहले के लोग जो थे ना, अगर वो देखें तो फुट का यूज़ करते थे, मतलब बाय फुट जाना, मतलब कि वॉकिंग करके जाना, चल के जाना। अगर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें चल के जाना पड़ेगा। कुछ भी सामान लेना, उनको कैरी करना, गुड्स मतलब क्या होते हैं, कोई भी सामान हो सकता है जो कि रोज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो उसे कहते हैं गुड्स। जैसे कि राशन पानी होता है, तो वो जब अपना खाना पीना लेने जाना होता था तो वो क्या करते थे, पैरों से जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर जब हम आगे बढ़े तो उससे क्या देखा हमने, एनिमल्स का यूज़ भी वो लोग जानते थे। एनिमल्स को कैसे यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ के लिए। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे गाड़ी, बस, ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं। तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे। कैसे, वो ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, अगर वाटर में जाना है, रूट अगर उन्हें बोट लेनी है, बोट का यूज़ भी वो लोग जानते थे। तो बोट का यूज़ सबसे पहले क्या होता था, सिंपली लॉग्स ऑफ वुड, वो वुड्स होती हैं लकड़ियों को क्या करना, इकट्ठा करना। ये एक लकड़ी हो गई, ये 2 लकड़ी हो गई, ये 3 लकड़ी हो गई, ये 4 लकड़ी हो गई, ऐसे इन्होंने इकट्ठी करी, उसको क्या कर दिया, एक धागे से ऐसे बांध दिया। ऐसे बांधने के बाद ये क्या बन गई, एक बोट टाइप स्ट्रक्चर जो है ये बन गया। तो ये क्या करते थे, सी में, वाटर में जब वो रूट करते थे, वाटर से आदान प्रदान चीज़ों का करते थे, तो ये ऐसी बोट जो उनमें होती थी। उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा और आगे जाएंगे तो वो क्या होते रहे, डेवलप होते गए। उन्हें पता लगा कि इसमें तो सिर्फ 1 या 2 ही जने जा सकते हैं, हमें बहुत सारे जनों को ले जाना है। तो थोड़े दिन बाद, लेटर मतलब कुछ सालों बाद और डेवलपमेंट आई। उन लोगों ने और सोचा, तो उन्होंने क्या बनाया, पीस ऑफ वुड को जोड़ के और बड़ा स्पेस उन्होंने क्रिएट किया। जैसे 4 वुड होती तो और ज़्यादा उन्होंने क्या किया, और वुड्स को इकट्ठा किया, बहुत सारी वुड्स को इकट्ठा किया, फिर और करा। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें कि जैसे लोग एनिमल्स जो होते हैं ना, जो रहते हैं पानी में, जो लोग एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो किस शेप के होते हैं, वो स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं, जो हमने बहुत सारे पीछे चैप्टर में पढ़ रखा है। स्ट्रीमलाइन शेप कैसी होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है फिश का होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर की उन्होंने वो बोट बनानी तैयार की, ताकि उनके लिए ईजी हो जाए एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उन्होंने क्या किया, इसका भी यूज़ करा। तो देख सकते हैं आप कितने वो लोग वेल डेवलप धीरे धीरे होते जा रहे थे। अब आगे बात करें तो उन्होंने क्या इन्वेंट की, एक व्हील मतलब होती है पहिया, गोल पहिया होता है। तो उन्होंने ऐसे गोल तरीके से जो है वो तैयार की। उन्हें कैसे पता चला कि एक व्हील जो है, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज़ हो सकती है, तो उन्होंने देखा जब वो लकड़ियाँ रखते थे, लकड़ियों के ऊपर जब वो लकड़ियाँ बांधते थे तो उसके ऊपर क्या होती है, लकड़ियाँ तो ईजिली गोल गोल हो जाती हैं और ईजिली चल जाती है। उसके ऊपर सामान रखा और इसको रस्सी से आगे की तरफ खींचा, तो उन्होंने देखा कि जो है गोल तरीके से ईजिली हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक व्हील्स का गोल स्ट्रक्चर का क्या करा, पहियों को बनाना स्टार्ट किया। एनिमल्स जब वो
बनाते थे तो एनिमल्स उसको खींच के ले जाते थे, जिसे कहते हैं पुल कार्ट्स। कार्ट्स में जब पहिया बांध देना और एनिमल पीछे जो है एक बैठने की जगह बना देना और एनिमल्स उसको आगे से खींचता था। ये भी आगे फिर उन्होंने करा। देख सकते हैं आप कैसे लोग क्या क्या हो रहा था, डेवलप हो रहे थे और किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रबंध कर रहे थे। फिर अगर हम और आगे जाएं 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब क्या हुआ, पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स का बोट और शिप्स ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की तरह इन्हें यूज़ करते थे। ठीक है, एनिमल्स हो गए, बोट्स हो गई, ये सब चीज़ें इन्हें यूज़ कराई जाती थी। फिर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, एक स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ कुछ सालों बाद। स्टीम इंजन क्या होता है, जिसमें इंजन में से क्या होता है, धुआं निकल रहा होता है, ऊपर से ऐसे धुआं जो है निकल रहा होता है, जैसे इसमें आप देख सकते हो पिक में, है ना। तो ऐसे इंजन का इस्टेब्लिश जो है होता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसी इंजन से, स्टीम इंजन से कैरेजेस और क्या होता है, सामान होते हैं, क्या सामान जो है आना जाना उसी में करते थे। जैसे कि ये इंजन दिख रहा है, इस तरीके से एक इंजन बनाया जाता था, उसके ऊपर से क्या होता था, धुआं निकलता था, ऐसा आपने देखा होगा कई बार। तो उसी में ही सामान ले जाना और आना जाना उसी में ही होता था। उसके बाद अगर हम थोड़े दिन टाइम बाद और आगे जाएं तो लोग मोटर कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, ये सब जानने लगे। धीरे धीरे इन चीज़ों का भी इन्वेंशन होने लगा। उसके बाद बोट जो होती थी और शिप जो होती थी वह यूज एज अ मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये तो वाटर में यूज होती थी, बोट हो गई, शिप्स हो गई, इनका पानी में आना जाना होता था। और अगर हम रोड पे बात करें तो उसके लिए भी लोगों ने इन्वेंशन करनी स्टार्ट की। उसके बाद अगर आगे जाएं 1900 की बात आ गई तो उन्होंने वहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई एरोप्लेन की। अगर बात करें एरोप्लेन की डेवलप कहाँ से देखने को मिली है तो आपको याद रखना है 1900 से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है एरोप्लेन्स की। उसके बाद लेटर मतलब और आगे जाके हमने क्या देखा, लोग क्या करते थे, कैरी पैसेंजर्स को कैरी करना और गुड्स को जैसे कि सामानों को ले जाना और करना क्या करते थे, एरोप्लेन में ही करते थे, उससे जल्दी होने लगा। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई, मोनोरेल आ गई, जैसे कि आज भी हमें देखने को मिलती है। एरोप्लेन होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है, सम ऑफ द 20th सेंचुरी तक आने लगे, जैसे कि हम हैं यहाँ पे। अगर हम देखें मेट्रो आती है, मेट्रो भी आप देखोगे, ट्रेन भी होती है, कुछ इलेक्ट्रिक मेट्रो होती हैं जो कि बहुत ही फास्ट होती हैं, जो धीरे धीरे 20th सेंचुरी तक आने लग चुकी थी। तो देखा आपने कैसे ये क्यों धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो सो सम ऑफ द डिफरेंस जो हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखी थी ऊपर वाली पिक में, इस पिक में देखी थी, कैसे लोगों ने साइकिल है ये इससे होना, साइकिल से होना, शिप होना। और यहाँ पे देख रहे हो आप पहले कैसे करते थे लोग, लकड़ियों से ऐसे व्हील बांधना, पहिया बांधना और जो है एनिमल्स को उसको खींचता था। फिर बस का इन्वेंशन हुआ और ऐसी ही मोड ऑफ क्या हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की चलते चलते हमें देखने को मिली कि कितना हमारा इन्वेंशन होता है। आज की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, बहुत ही आगे हम आ चुके हैं, है ना। हाउ एट द डेस्क जो होता है उसको अगर हमें हाउ डिड पीपल नो कि हमें कितनी दूर तक जाना है। अगर एक जगह से दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है तो कितनी दूरी लगेगी मुझे जाने में, कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना ट्रैवलिंग की है ना। तो ये भी कैसे पता चलता था ये भी देखते हैं। यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। क्या तुम देखो बस और रिक्शा लेते होंगे ना अपने स्कूल जाने के लिए, तो आपको पता होगा कि मेरा इस जगह से मेरा घर है और इधर से कितनी दूर मुझे स्कूल पे आगे तक स्कूल जाना है। तो हमें क्या पता चला, इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक द मार्केट। अगर आप दूर मार्केट जाना है, बहुत दूर मार्केट होती है, क्या तुम चल के जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, व्हीकल्स का यूज़ चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हम करके जाते हैं। कहीं भी हमें दूर जगह जाना होता है, अगर हमें थोड़ी जगह जाना होता है तो हम वॉक कर सकते हैं और टेक बस करते हैं, ट्रेन करते हैं, शिप का यूज़ भी होता है कहीं जगह, एरोप्लेन का भी होता है और स्पेस क्राफ्ट का भी यूज़ होता है। तो हमने ये सब यूजेस देखे कि कहाँ कहाँ हमने यूज़ करे। उसके बाद देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ ऑफ ब्रेथ, अगर हमें देखनी है तो कैसे पता चले कि अगर हमें देखना है किस चीज़ का लेंथ कितना है, किस चीज़ की चौड़ाई कितनी है, किस चीज़ की लंबाई कितनी है, तो इसलिए भी हम आगे देखते हैं कैसे हमें पता चलता है कि लेंथ ब्रेथ के बारे में। तो अगर हम देखें
आगे ऑन द टीचर ऑफ सजेशन, अगर हम देखें यहाँ पे ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि अगर हमें एक स्कूल में पढ़ते हैं और हमें एक टेक्स्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, कि अगर आधे हिस्से में हम बोलते हैं ना जनरली आधे हिस्से में मैं बैठूँ, आधे हिस्से में तू बैठेगा, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, आधा हिस्सा तेरा आधा हिस्सा मेरा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली डिवाइड करते हैं एक टेबल को। जब हम टेबल को डिवाइड करते हैं तो इसमें दिखाया गया कि वो क्या कर रहा है, गुल्ली और डंडे से क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। जब उसने एक गुल्ली और एक डंडा को क्या करा, गुल्ली डंडा को जब डिवाइड किया तो उसने देखा कि मेरा गुल्ली और डंडा क्या हो रहा है, बराबर से बैठ रहा है। पर आगे हम देखें द लेंथ ऑफ द डैश सीम टू बी मेजर्स यूजिंग गिल्ली एंड डंडा को अगर हम 10.3 में देखें तो वो क्या हुआ, अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसने क्या किया, पहला दूसरा गिल्ली डंडा लिया, फिर अब वो कुछ टाइम बाद वो गिल्ली डंडा उसका खो गया तो उसने दूसरा नया गिल्ली डंडा लाया, तो उसकी जो गिल्ली थी वो थोड़ी बड़ी थी और डंडा भी बड़ा था। तो क्या हो रहा था कि ये चीज़ क्या है, बड़ी आ रही थी, उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी कि हाफ हिस्सा कैसे डिसाइड किया जाए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो है मेज़र बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब दिख रही है कि सही से मेज़र ही नहीं हो पा रही है। तो क्या हो रहा है, तो डेस्क लेंथ जो हो रही है सीम अबाउट 2 डंडा लेंथ जो है 1 गिली लेंथ जो है स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। कुछ जगह कुछ और जगह जो है लेफ्ट आउट हो रही है, कुछ जगह बच भी रही है, मतलब कि एक्यूरेट नहीं हो रही है। पहले डंडा कुछ और था डायरेक्शन, अब कुछ और हो गई। तो ये सब हमने इसमें पता चलेगा कि कैसे हम एक्यूरेट कैसे करें। तो मेजर विद विड्थ और डैश इन स्ट्रिंग लेंथ, अगर हम देखें, अगर हम आगे चल के देखें तो स्ट्रिंग की हेल्प से कर रहा है, ये स्ट्रिंग की हेल्प से कर रहा है, मतलब एक धागे की हेल्प से कर रहा है। तो धागे की हेल्प से अगर हमने किया तो क्या करा, धागे को नापा, उसके बाद नापने के बाद क्या हुआ, उसको हमने एक लेंथ में डिवाइड किया। उसके बाद यू वुड से दैट शुड यूज स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपको स्केल दिखता है ना, वो भी सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। तो यस ऑफ कोर्स हो सकती है, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखा होता है क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। तो क्या होता है, अब जब हमने धागे से नापा तो हमने क्या किया, स्केल की हेल्प से उसको, जैसे ये धागा है और ये स्केल को ऐसे रखा धागे के पास, और धागा अगर यहाँ पे धागा है तो हम धागे को ईजिली नाप सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर या मीटर हमें दे रहा है ना। अगर आगे बात करें तो इसमें देखें, जो टेलर होता है ना वो क्या करता है, मेज़र करता है लेंथ की कपड़े की। टेलर कपड़े को जब लेंथ को मेज़र करता है तो उसको भी ज़रूरत होती है। कारपेंटर क्या करता है, हाइट और विड्थ नापना होता है उसे, किसी भी लकड़ी का अगर कुछ भी अलमारी बनानी है तो क्या करना होता है, कारपेंटर को भी नापना होता है कि मेरे को कितनी बड़ी और कितनी छोटी उसकी रखनी है, हाइट और विड्थ, है ना। और अबार्मर्स की ज़रूरत होती है क्रॉप्स की, तो वो क्रॉप्स देखेगा कि मुझे इतनी लैंड जो है मेरे को दे रखी है, इतनी ही लैंड में मुझे अपनी क्रॉप्स उगानी है। इसको भी तो हेल्प चाहिए किसी की कि वो नापे और पता करे कि उसको कितनी ज़रूरत है। तो सभी की एक ही प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि सबको क्या होती है, नीड होती है कि हम कितना नाप कर कितनी लेंथ और विड्थ को रखें। तो यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड एंड हील ऑफ योर फिट। अगर हम देखें नाप के तो हम जैसे हेड से नापा, अपने आप पूरे खड़े हो और यहाँ से हमने सिर से और अपने पैर से नाप के भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट मेज़र कर सकते हैं, लेंथ कितनी है हमारी, है ना। पूरे स्ट्रेट लाइन में हमने तो कर ली। हाउ लॉन्ग इन द रूम, अब हमें पता करना है कि हमारा रूम कितना बड़ा है। अब हमारी विड्थ कितनी है, डेस्क की पूरी चौड़ाई कितनी है, अगर हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है वो कितना बड़ा है, और मून जो है, मून से अर्थ कितना फार है, दूर है, ये सब भी तो पता करना होता है। तो क्या हम इजीली कर सकते हैं एक लंबाई की हेल्प से? तो नो, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें और भी चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, तो आप देख सकते हो 2 प्लेस को हमें मेज़र करना है। किसी भी 2 प्लेस को मेज़र करा, मुंबई से लखनऊ से मुंबई जाना है, तो इस चीज़ को अगर हम जम्मू से कन्याकुमारी देखें तो जम्मू सबसे टॉप पे पड़ता है इंडिया के और कन्याकुमारी सबसे नीचे पड़ती है। तो इसका डिस्टेंस भी हमें नापना होता है कि कितना आ रहा है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो हमें मेज़र करने में मदद करती है। तो ऐसे मेज़रमेंट देखेंगे कि कैसे हम इसकी हेल्प से, मेज़रमेंट की हेल्प से हम ईजिली पता लग सकता है कि हम कितनी लेंथ है हमारी, कितनी ब्रेथ है। तो मेज़र ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, अगर हमें क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ जाननी है ना तो हम कैसे जान सकते हैं,
तो while measuring these might find some parts of remain in measure as the smaller than your foot. अगर आप फुट से नापोगे और यूज अ स्ट्रिंग, अगर एक धागा करके नापोगे लेंथ को, तो हमें देखते हैं सब ये जो टेबल दी गई है इसमें अगर हमें देखना है, जैसे लिख दिया चिंटू मिंटू, इन्होंने क्या किया, नापा, है ना। लेंथ ऑफ द क्लासरूम नापी और विड्थ ऑफ द क्लासरूम हमने किस तरीके से नापी, फुट की हेल्प से, धागे की हेल्प से। ये सब अगर आप एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा हमने कैसे नापी। तो ऐसे ही हमें देखना है हैंड स्पैम से नाप के। तो हैंड स्पैम मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये हैंड स्पैम है। हाथों को अगर आप ऐसे रखोगे, थंब से लेके लिटिल फिंगर तक इतनी लंबाई हमने देखी कि ये जो है डेस्क की इतनी लंबाई हमारी है, ठीक है। और किस हेल्प से हम नाप सकते हैं, जैसे कि मेजरमेंट मीन्स, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स द कंपैरिजन ऑफ द अननोन क्वांटिटी। क्वांटिटी कोई भी अननोन है जिसे हम नहीं जानते, विद सम नोन क्वांटिटी। कुछ ऐसी मेजरमेंट जो नोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, जैसे दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज नोन एज अ यूनिट। यूनिट क्या होता है, कोई फिक्स क्वांटिटी, कोई भी फिक्स क्वांटिटी को यूनिट कहा जाता है ना। अगर हमने कुछ भी नापा और हमें पता चल गया कि यस ये एक्यूरेटली हमारी इतनी मेजरमेंट निकली है और इतनी ही हमारी जो है लंबाई और चौड़ाई निकली है, तो उसको हम कंसिडर कर देते हैं यस ये इतनी यूनिट है ना। वन पार्ट ऑफ योर इज अ नंबर एंड अनदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्टिविटी 1 में हमने किया कि हमने लेंथ और ब्रेथ को फाउंड किया, तो अगर हमारी जो लेंथ आ रही है ना वो 12th लेंथ है ना। अगर हमने फुट से नापा, अपने पैरों से नापा, तो क्या पता चला हमारी 12th लेंथ है। उसके बाद 12 जो है वो नंबर है, एक नंबर है ना 12। उसके बाद हमने 12 फुट नापे, मतलब कि हमारी जो लग गया वो लेंथ नापने में हमारा 12 स्टेप्स, हमारे पैरों के 12 स्टेप्स, जो कि पता चले कि फुट लेंथ जो है इतनी है। अब पता चल, अब अगर हम आगे देखें तो आर ऑल द मेजरमेंट फ्रॉम द रूम यूजिंग एवरीबडी फुट इज इक्वल। क्या जो हमने नापी है वो सबकी जो फुट है वो इक्वल आ रही है, नाप के देखोगे तो सबकी जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर हम हैंड स्पैम से भी नापते हैं ना तो क्या होगा, सबकी जो अगर हाथ की जो हैंड स्पैम है वो भी अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। तो कैसे पता चले कि बिल्कुल एक्यूरेटली हमें कैसे पता चले, तो ये क्या होगी, मे नॉट बी सेम नहीं होगी। तो लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, सबकी अलग अलग आती है। योर हैंड स्पैम ऑफ द लेंथ एंड फुट एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैम और फुट। तो अगर हम हैंड स्पैम से करें तो क्या होगा, सबकी अलग आएगी और हम पता नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल कितनी है। हम किसको कंसीडर करें कि एक्चुअल में अगर डेस्क जो है हमारा वो कितना है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी हाइट है और कितनी उसकी लेंथ है, ये कैसे पता चलेगी एक टेबल में कि कितनी है। हमने फुट से करा, हैंड स्पैम से करा, तो सबकी अलग अलग आ रही थी। तो सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड डेट नॉट चेंज। अगर हम देखते हैं आगे देखते हैं कि कुछ मेजरमेंट ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती, एकदम एक्यूरेट आती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जिससे अगर हम देखेंगे कि ऐसे नापेंगे ना तो हमारी क्या होगी, एक्यूरेट ही आएगी, ठीक है। तो पहले की बात करें ना एशियंट टाइम्स की, जब वो लेंथ और विड्थ नापते थे ना तो फिंगर्स की हेल्प से नापते थे, हाथों की हेल्प से नापते थे। तो क्या होता था, कॉमनली यूज एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसको क्या बोल दिया जाता था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि सबकी क्या होती थी, डिफरेंट ही होती थी, है ना। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ना तो पता चलेगा आपको कि वो लोग भी क्या करते थे, इस चीज़ का यूज़ करते थे अपनी लेंथ को नापने के लिए। कुछ भी चीज़ अगर उन्हें पाई गई है, एविडेंस हो गए, एक्सक्लेवेशंस हो गए, तो क्या होता था, वो क्या करते थे, उनको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से नापा जाता था कि उन्होंने कितना वो घर बनाना है, कितना क्या करना है, ठीक है। अब बात करें क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, क्यूबिट जैसे आपका हाथ होता है, आपके हाथ की और कोनी नीज जो होती है, इससे लेके कोनी से लेके ये पूरा हाथ का हिस्सा, उसको बोलता है क्यूबिट, ठीक है। एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो एंड द फिंगर टिप तक, जो फिंगर की टिप है यहाँ से लेकर एल्बो तक क्या कहला जाता है, क्यूबिट कहा जाता है। वाज यूज टू एशियंट इजिप्ट के टाइम में इसी का यूज़ किया जाता था, ओके। और बात करें फुट की भी यूज़ वो करते थे, जैसे कि लेंथ और विड्थ नापने के लिए, है ना, जैसे हमने क्लास को नापा था। बात करें पीपल क्या करते थे, यार्ड ऑफ क्लॉथ्स बाय द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेचिंग आर्म एंड द चिन। आज भी हमें यूज़ करते हैं ये घरों में कि हम क्या करते हैं, आर्म होता है हमारा,
आर्म कंधे से क्या करते हैं, अपना पूरा नापने की कोशिश करते हैं कपड़े को, है ना। तो क्या होता है, वो भी यूज़ किया जाता था। एशियंट टाइम में स्मॉल लेंथ ऑफ मेजरमेंट, जो कि छोटी मोटी लेंथ की कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो होती थी ना, उसको अंगुल से मतलब फिंगर्स से और मुट्ठी मतलब फिस्ट से नापा जाता था। कुछ भी चीज़ छोटी सी नापनी है ना, तो उसको हम एक उंगली से मेजरमेंट करके बताते हैं। जैसे ये उंगली है, कुछ भी चीज़ जो है इतना सा डिस्टेंस है या पूरी उंगली के जितना है, ये ऐसे बताने के लिए भी यूज़ होता था। अगर फ्लावर सेलर्स की बात करें ना, जो फ्लावर्स बेचते हैं, तो वो भी अपना फोरआर्म के क्या होता है, फोरआर्म ऐसी चीज़, हाथ का हिस्सा, जैसे ये हाथ है, कलाई से लेकर ये हाथ है हमारा, तो यहाँ से लेकर एल्बो तक यूज़ होता है। ये वाला हिस्सा जो होता है बीच का हाथ वाला हिस्से को क्या कहते हैं, फोरआर्म कहते हैं। ये चीज़ का यूज़ भी लोग करते हैं, जैसे कि फ्लावर सेलर भी अपने जो फ्लावर्स को बेचता है वो भी फ्लावर को नापने के लिए यूज़ करता है। ओके, हाउएवर एवरीबॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। सबको हमने करके देख तो लिया, बट वो क्या होते थे, एक्यूरेट नहीं आते थे। 1790 की बात करें तो फ्रांस ने क्या किया था, क्रिएट किया था एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे कह दिया गया था मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, किसने, फ्रांस में किया गया था, और उसको क्या नाम दिया था, मैट्रिक सिस्टम का नाम दिया था। ठीक है, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द सिस्टम इज यूनिट नाउ यू नो एज द इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स भी जिसे बोला जाता है ना। जो भी हम नापते हैं ना उसे एसआई यूनिट कह दिया जाता है। ठीक है, हम जैसे कि आपके स्केल में मैक्सिमम आपकी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर स्केल होगा। आप अपना स्केल देखोगे तो 15 सेंटीमीटर का होगा ज्योमेट्री बॉक्स में, है ना। ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। अगर आपको बोलना है 1 मीटर, अगर किसी चीज़ को बताने के लिए बोलना है 1 मीटर है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा वो दूसरा बंदा बोल रहा है कि वो क्या है, 100 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे 1 मीटर है और वो बोलेगा 100 सेंटीमीटर है, तो आप सोच जाओगे ये तो अलग बता रहा है। नहीं, अब आपको पता चल गया होगा कि 1 मीटर ही तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यस, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब कोई बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है 10 मिलीमीटर, तो आप बोलोगे यार मेरा 1 सेंटीमीटर आ रहा है और उसका 10 मिलीमीटर आ रहा है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर एक ही चीज़ है। अगर आप 1 सेंटीमीटर नापोगे तो 10 मिलीमीटर भी उतना ही आता है ना। सेंटीमीटर को अगर 10 बार, अगर आप सेंटीमीटर को 10 बार बांट दोगे तो उसे वो मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये सब हमारी जो है मैथ्स की मेजरमेंट्स में काम आती हैं। फॉर मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट कंसिस्ट यूनिट। अगर हमें बहुत बड़ी डिस्टेंस को कवर करके नापना है ना, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, मीटर जो होता है वो बहुत छोटा पड़ता है। 1 मीटर 2 मीटर ऐसे नहीं कह सकते, उसके लिए हमें किलोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। आपने अगर देखा हो कि बहुत जब गाड़ियों में जाते हैं तो बोलते हैं ये जो रास्ता जा रहा है वो 1 किलोमीटर है, या मतलब कि 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर रास्ता जा रहा है। कभी नहीं देखा होगा कि वो बोलेगा 1 मीटर 2 मीटर, हमेशा यूज़ होता है किलोमीटर का यूज़, जो कि बड़ी लेंथ को, लार्ज यूनिट को नापने के लिए अगर यूज़ किया जाए तो क्या होगा, वो किलोमीटर कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ को कैसे पता करें कि हमारी जो लेंथ है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके लिए भी बहुत सिंपल सा है। अगर टेलर यूज़ करता है टेप, जैसे कि टेलर के पास जाओगे ना तो वो टेप यूज़ करता है जिसको आप बोलते हो इंची टेप, है ना। इंची टेप मतलब होता है टेप ही जो टेलर यूज़ करता है अपने नापने के लिए, कपड़े को, क्लॉथ को नापने के लिए, है ना। और वो कई बार क्लॉथ में यूज़ करता है मीटर रोड का भी। मीटर रोड भी आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही लंबा होता है लेंथ में, है ना। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द ऑन ऑब्जेक्ट यू मे चूज द सुटेबल डिवाइस। अगर आपको कुछ भी चीज़ मेज़र करनी है ना तो उसके लिए एक एक्यूरेट सुटेबल डिवाइस की ज़रूरत होती है। यू कैन नॉट मेजर अ ग्रीथ ऑफ द ट्री है, जैसे कि आप ट्री देखी होगी, ट्री है ये, है ना। इसकी जो ग्रीथ मतलब क्या होती है, इसकी ये चीज़, इसकी मोटाई कितनी है ये आप स्केल से नाप सकते हो, क्योंकि मोटाई क्या होती है, पूरी ऐसे गोल होती है। ऐसे लंबी तो आप नहीं नाप सकते ना, ऐसे लंबाई तो नहीं नाप सकते, सिर्फ इतना ही हिस्सा नापोगे, है ना। ट्री का आप देख रहे हो कैसे मैं बता रही हूँ। तो ये गोल जो है, गोल चीज़ हम नहीं नाप सकते, अपनी स्केल से आप गोल चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको चेस्ट वाला एरिया नापना है, जो कि हमारा कमर का एरिया जो होता है वो भी क्या होता है, गोल ही होता है। ऐसे पूरा हमारा शरीर क्या है, ऐसे गोल टाइप होता है ना। तो उसके नापने के लिए हम मीटर का, स्केल का यूज़, मतलब
एक अलग मीटर स्केल जो होता है मेजरिंग करने के लिए टेप का यूज़ किया जाता है, मतलब कि इंची टेप। इंची टेप को अगर हम देखें तो टेलर क्या करता है, ऐसे पकड़ के ऐसे गोल घुमा के नापता है। तो ऐसे ही टेप होती है जो कि मेज़र की जाती है। तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से हमें यूज़ करना भी आना चाहिए। अगर हम लेंथ अगर पेंसिल की देखें तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल होता है और आप उससे पेंसिल को ईजिली, ऐसे पेंसिल है, पेंसिल को ईजिली स्केल रखा और नाप लिया, है ना। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नाप के, जैसे कि फर्स्ट में अगर आप देखें, प्लेस द स्केल कंटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द लेंथ एज सून एज 10 पॉइंट। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये नाप रहा है अपने एक बॉक्स को। तो सेकंड, इन सम स्केल जो होते हैं एंड में बी ब्रोकन, इसकी जो एंड होती है ना वो टूटी हुई होती है थोड़ी सी, है ना, मतलब कि कोई 0 से स्टार्ट होती है तो कोई 1 से स्टार्ट होती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कि आपको सही से रखना है पड़ेगा स्केल को। कभी भी ऐसे साइड से ना रखें, कभी जहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ही अपने स्केल को रखना चाहिए, ठीक है। और मेज़र करना चाहिए अपना पूरा डिस्टेंस जो कि 15 पे ख़त्म हो रहा है, ऐसे ही नापना आना चाहिए। अब बात करते हैं इस पिक में क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ प्लेइंग द स्केल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मेजरमेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट। देखो ये जो दिखा रहा है ना, ये एकदम करेक्ट इसने स्केल रखा हुआ है, एकदम सीधा। अब ये देख रहे हो आप, ये कैसे रख रहा है, टेढ़ा, तो ये गलत रखा हुआ है। स्केल हमेशा सीधा रख के नापा जाता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसमें स्केल हमें सीधा ही रखना चाहिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसे टेढ़ा सा रख रहे हो, ठीक है, ये गलत स्टेट, ये जो गलत है ये नाप रहा है, ठीक है। अब आगे बात करें तो आगे क्या बोला गया है, जैसे कि आप देख रहे हो 10.8 में फिक में, तो ये जो नापा है ना, इसने 0 से स्टार्ट करके नापा है। जैसे कि आप इजीली देख पा रहे हो कि ये क्या कर रहा है, 0 से यहाँ शुरू से स्टार्ट करा है, तो ये क्या है, ये गलत है। अगर ये देख रहे हो आप 1 से स्टार्ट करा है, ये क्या है, सही है, ठीक है। आपको पता चल गया आपको कैसे रखना है स्केल को। करेक्ट पोजीशन जो होती है वो भी बहुत डिपेंड करती है हमारी किसी भी चीज़ नापने में। तो करेक्ट पोजीशन हमें रखनी है आइस की, तो हमें कैसे रखना होता है, जैसे कि अगर ये बॉय को देखा है बी वाले को, तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सामने देख रहा है और आपको पता लग रहा है कि ये जो सीट है ये कितनी जा रही है लेंथ में, है ना, 7.5 समथिंग ये है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कुछ और ही देख रहा है, और यहाँ से देखोगे ये कुछ और ही देख रहा है। तो आपको ये पता चल गया होगा, आपको अगर स्केल को देखना है तो इसके लिए आपको सामने बैठना, आपको आमने सामने उसको रखना ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी चीज़ नाप रहे हो तो आपको उसके दाईं ओर नहीं बल्कि सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कुछ भी चीज़ सही से नापनी है तो। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैम। अब क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको हैंड स्पैम से अपनी क्लासमेट जो कि हाइट जो है नापने को बोली गई है। अब इस टेबल में देखो, हु मेजर या हाइट कौन मेजर कर रहा है, जैसे कि मिंटू, कोई एक मिंटू नाम का बच्चा है, उसने क्या किया, हाइट मेज़र की। उसने अपने हैंड स्पैम से, मतलब हाथों से क्या किया, हाथ को नापा। तो उसने सपोज करो उसका हाथ की जो 6 बार उसने हाथ को नापा, उसकी हाइट को 6 बार नापा, और जो सेंटीमीटर आ रहा है सपोज करो 15 आ रहा है ना, एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब बात करते हैं कोई है सोनू ने क्या करा, उसके हैंड स्पैम कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, और इसमें देखो 14.5 समथिंग आ रहा है ना, अगर हम देखें 14.5 समथिंग। अब बात करें कोई है चिंटू, XY, अगर किसी का नाम है XY, तो क्या कर रहा है, उसने अगर हैंड स्पैम से नापा 9 आ रहा है, और अगर यहाँ से नापा तो उसका कुछ 14 आ गया, है ना। और बात करें Z की, कोई Z नाम का बच्चा है, उसने नापा तो उसका 10 आ रहा है, और यहाँ से नापा तो उसका 15 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या पता चल रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है कि हैंड स्पैम क्या है, वो इक्वल है ही नहीं। यहाँ पे आप देखोगे हैंड स्पैम बहुत ही डिफरेंट आ रहा है सबका, मगर सेंटीमीटर से अगर हमने नापा, स्केल की हेल्प से नापा, तो एकदम मतलब आसपास ही सबका दिखाई दे रहा है। किसी का 15 है तो 14.5 आ रहा है, इसका 14 आ रहा है, इसका 15 आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या पता लगता है, अगर हमने लेंथ हैंड स्पैम से नापी है तो वो डिफरेंट आएगी, सबकी डिफरेंट, स्टूडेंट्स की डिफरेंट आएगी। तो उसको पता ही नहीं चलेगा जिसकी हाइट नाप रहे हैं कि मेरी हाइट आखिर है कितनी, तो वो ये सोचता रह जाएगा। अगर हम बात करें सेंटीमीटर की,
तो कॉलम 3 में क्या करा है हमने, मेजरमेंट डन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। कोई स्टैंडर्ड स्केल से हमने नापा तो रिजल्ट क्या हो रहा है, क्लोज ही आ रहा है, मतलब 14 से 15 के इक्वल ही आ रहा है, मतलब उसे पता चल गया कि 14 और 15 इक्वल मेरी हाइट है। तो फिर क्या होगा, अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही है, अगर आपकी इक्वल, ये जो थर्ड कॉलम है ये इक्वल नहीं आ रहा है, सबका एक समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको देखना नहीं आता है स्केल को अच्छी तरह स्केल को देखने का भी एक मेथड होता है। जैसे हमने इसमें देखा कि ये सामने से दिख रहा है तो इसको सही से दिख रहा है, और यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से दिख रहा है तो गलत दिख रहा है। तो इसमें भी हम आगे बड़ी क्लास में आप जाते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक्यूरेट स्केल को नापा जाता है। तो इसीलिए आपको एक्यूरेट स्केल का नापना भी आना चाहिए। 2 बार कम से कम हमें चेक करना चाहिए अपने स्केल को कि हमने क्या करा है, सही से नापा है कि नहीं नापा है ना। अब बात करते हैं कर्व लाइन। कोई भी कर्व लाइन अगर आपने देखा हो, स्केल तो हमने सीधी, कोई भी सीधी ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको हमने इजीली स्केल की हेल्प से नाप तो लिया, बट अगर कोई कर्व्ड है, कोई घूमी हुई है, जैसे ऐसे गोल गोल कुछ चीज़ें और मुझे ये नापनी है तो उसको कैसे नापूंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक में, ये क्या कर रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड एज ए थ्रेड मतलब धागे की मदद से वो क्या कर रहा है, ए से लेकर बी पॉइंट तक क्या कर रहा है, वो नाप रहा है। तो उसने क्या किया, धागा लिया, उसमें एक नॉट बांध दी, एक मतलब कह सकते हैं एक गांठ बांध दी। फिर हमने क्या किया, उस धागे को ऐसे चिपका के इजीली उसको अच्छे से नापा। जब हमने ऐसे ऐसे करके उस धागे से नाप लिया, फिर हमने क्या किया, एक स्केल लिया बड़ा सा, और स्केल की हेल्प से, जैसे ये स्केल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्केल लिया, इसमें 15 सेंटीमीटर ये रखा है, और कर्व चीज जो धागा मैंने लिया था यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 से मैंने नापना शुरू किया और धागे को रखते गई, और ये क्या आ गया 14.5 समथिंग यहाँ पे बीच में आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये जो कर्व्ड से कुछ चीज़ मैंने नापी थी वो कितनी है, 14.5 समथिंग हमारी है। तो देखा कितनी इजी हमने ये थ्रेड से नाप लिया। तो इसी में ये सब हमारा ये पूरा कवर हो जाता है ना। अब बात करते हैं मूविंग थिंग्स अराउंड अस। आपके आसपास मूविंग थिंग्स होंगी, वो उसको हम कैसे पता करें। तो जैसे कि स्कूल बैग्स होता है, मॉस्किटो होता है, टेबल होता है, पीपल सिटिंग इन अ चेयर और पीपल मूविंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूव नहीं करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूव करती हैं। अब हम पता कैसे करें ये कुछ चीज़ मूवमेंट में है या फिर रेस्ट में है। मूवमेंट मतलब इधर से लेके उधर तक मूवमेंट करते रहना, और रेस्ट में मतलब जहाँ चीज़ हमने जो चीज़ रख दी मतलब कि वो रेस्ट में है, अब वो हिलेगी नहीं वहाँ से, तो ये क्या होता है, रेस्ट होता है। तो कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ रेस्ट में है और क्या चीज़ मूवमेंट में। तो इसमें आप देख सकते हो कि हाउस, कुछ चीज़ जो रेस्ट में रहती हैं वो होती हैं हाउस, टेबल, क्लॉक, जो कि हमने जहाँ रख दी वहीं रहेगी। अगर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मूवमेंट में रहती हैं, जैसे कि बर्ड को आप यहाँ पे हर सेकंड में चेंज कर देती है वो अपना प्लेस। अगर वो आज इधर बैठी है तो कल को वो इतनी दूर जाके मतलब कि कहीं और ही दिखती है सेकंड में, हर मिनट में। और क्लॉक को देखें तो क्लॉक का जो पेंडुलम होता है नीचे वाला, वो भी क्या करता है, मूवमेंट लेता रहता है, एक जगह रेस्ट में तो नहीं है, वो क्या कर रहा है, मूवमेंट ले रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है ना। ये क्या है, मूवमेंट में है। हाउस, टेबल और क्लॉक क्या है, ये एक रेस्ट में है। ठीक है, अब आगे बात करें तो हाउ डिड यू डिसाइड, कैसे पता चले कि कुछ चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। तो क्या करो, अब क्या करो, बर्ड है, एक बर्ड को देखो, बर्ड इज़ नॉट सेम प्लेस, वो हर टाइम अलग अलग जगह पे दिखती है। और अगर आपके घर में टेबल होगी तो क्या होगी, वो एक ही जगह पड़ी होगी। अगर आपने उसको 2 साल से वहीं रखा है तो वो 2 साल से वहीं पड़ी रहेगी, हटेगी ही नहीं। तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो रेस्ट में है और कौन चीज़ मूवमेंट में है। ये आपको पता करने के लिए एक्टिविटी 6 में क्या बताया गया है कि क्या करो, चीटी अपने घर में क्या करो, छोटे छोटे पेजेस रख दो, ऐसे लाइन से छोटे छोटे पेजेस हमने रखे, उसके ऊपर क्या कर दिया, चीनी डाल दी। जब हमने उसके ऊपर चीनी डाली तो अब देखोगे चीटियाँ जो है चल के आ रही होंगी। जब एक चीटी को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो कि एक चीटी क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है। एक चीटी यहाँ से खाया उसने, जैसे कि यहाँ पे खाया, फिर वो मूवमेंट करा, यहाँ पे आ गई, फिर मूवमेंट करके यहाँ पे आ गई, और फिर ऐसे मूवमेंट करके वो यहाँ पे आ गई। तो आपको पता चल रहा होगा कि मूवमेंट करके वो कैसे ऐसे ऐसे मूवमेंट करके जा रही है ना। तो हर जगह चीटियाँ क्या है, फैली हुई हैं। तो ये क्या हो रहा है, मोशन ही तो हो रहा है चीटी का, है ना। अब आगे बात करें, लाइक अ क्लॉक और सीविंग मशीन जो होती है, इलेक्ट्रिक फैन होता है, और ग्रोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। बट आर यू ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये क्या है, नो।
क्लॉक क्या होती है, अगर आपने कहीं रख दी, मशीन कहीं रख दी, इलेक्ट्रिक फैन कहीं रख दिया, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में भी बहुत अच्छी ईजिली हमें पता चल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो रोड पे क्या करती हैं, गाड़ियाँ सीधी सीधी जा रही होती हैं, एकदम सीधी सीधी आपको गाड़ियाँ जाती हुई दिखेंगी। और परेड होती है ना, 26 जनवरी की परेड निकलती है, वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, ऐसे फौजी जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सीधा सीधा जा रहे होते हैं। इस अगर कुछ भी चीज़ एकदम सीधा जा रही है, एकदम सीधी मूवमेंट में जा रही है, उसे कह दिया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन अगर पूछा जाए कि रेक्टिलिनियर मोशन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि ये मोशन ऐसी मोशन जो कि बिल्कुल सीधी ही जाए, स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट जाए, मतलब कि स्ट्रेट चीज जो कि जा रही है, उसे पता चल जाएगा आपको क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन को कहा जाता है। अब बात करें आगे, तो ये क्या है, कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे पानी का पूरा कुआं है, वेल है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बाल्टी है, ये कंटिन्यूसली ऐसे गोल गोल घूमती रहती है और पानी हमें ऊपर को लाती रहती है। जैसे कि एक कुछ मूवमेंट होती है, जैसे फैन होता है, फैन क्या करता है, गोल गोल कुछ भी ऐसे घूमता रहता है, उसे क्या बोला जाता है, सर्कुलर मोशन। ये तो इजी है, कुछ भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होगी तो क्या कहा जाएगा उसे, सर्कुलर मोशन को, कि वो क्या मोशन ले रही है, ऐसे गोल घूम रही है, ऐसे गोल घूम रही है, कंटिन्यूसली वो गोल गोल घूम रही है, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, सर्कुलर मोशन में कह दिया जाएगा। जैसे कि फैन, इलेक्ट्रिक फैन भी आपने देखा होगा, वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है। कुछ भी चीज़ अगर गोल गोल घूमती है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन, क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो ये सब बता रखा है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, तो क्या है जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको इजीली बता रही हूँ। जैसे कि आप पेंडुलम को देखते हैं, आप पेंडुलम को, घड़ी के पेंडुलम लगा होगा अगर आपके घर में, तो आप देखोगे एक यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर यहीं गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर इसी प्लेस में दोबारा आया, फिर यहाँ पीछे गया। झूला भी आप देखोगे तो झूला जब हम देखते हैं, जब हम पीछे से उसको धक्का देते हैं, वो आगे को जाती, फिर पीछे जाती, फिर आगे जाती, फिर पीछे जाती है। ऐसे इस मोशन को क्या कहा जाता है, कुछ मोशन ऐसे होते हैं ना जो एक ही जगह पे कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। जैसे कि घंटी, बेल को भी अगर बजाओगे तो इधर इधर ऐसे जाएगी, ऐसे मूवमेंट करेगी, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ऐसे मोशन में, मतलब लगातार मोशन करना। अगर जैसे गिटार है, गिटार की आपकी जो बजाते हो ना, तो वो क्या होती है, ऐसे ही मूवमेंट करती है, जिगजैग मोशन में मूवमेंट करती है। तबले में भी ऐसे ही कुछ देखा जाता है कि उसको भी क्या बोल दिया जाता है, पीरियोडिक मोशन के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट और अ पार्ट जो कि रिपीटेड मोशन में होती हैं और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। एक टाइम है जो कि एक ही रिपीट कर रही है, यहाँ पे गई, फिर यहाँ आई, फिर दोबारा वहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर दोबारा पीछे गई, तो ये क्या हो रहा है, ये एक पीरियोडिक मोशन के नाम से इसे जाना जाता है। क्या होता है, पीरियोडिक मोशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लें, अगर आपके घर में एक बॉल होगी, तो बॉल को क्या करो आप, जैसे ग्राउंड में रोल करते हैं, रोटेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक रोटेशन जब होती है, मूविंग फॉरवर्ड की तरफ जब वो जाती है ग्राउंड में, तो उसको कौन सी मोशन कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे एक बॉल है, बॉल क्या कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जो कि बिल्कुल सीधी मोशन में जाती है, और अगर रोटेशन मोशन क्या होता है, जो कि पूरा रोटेट कर रही है, मतलब एक ही गोल गोल जो है वो घूम रही है। जैसे कि बॉल को हमने पैर से लात मारी, उसके बाद वो ऐसे ऐसे तो करके जा रही है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन के साथ साथ वो एकदम सीधी मोशन में भी जा रही है। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे जाती है जब बॉल, तो वो क्या हो रही है, सीधी मोशन में भी जा रही है और रोटेट भी हो रही है। तो इसको जब बॉल का जो बात आती है तो क्या होती है, रोटेशन भी होती है और रेक्टिलिनियर मोशन में भी आती है। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखिए आपको बॉल का एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। अब आगे बात करें, द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑफ द ग्राउंड। अगर स्नेल को आप स्नेल देखोगे ना ग्राउंड में, तो क्या होगा, और अब बटरफ्लाई जो होगी, फ्लीटिंग जो फ्लावर पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जब बटरफ्लाई जाती है, और रिवर्स फ्लो होती है, और एरोप्लेन भी फ्लाइंग कर रहा होता है। मून जो है, मून भी क्या कर रहा होता है, अर्थ के राउंड घूम रहा होगा। आप आसपास अपने देखोगे तो ब्लड, अब अपना खून जो है ना आपके अंदर, अपने अंदर बॉडी के
अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि मोशन में हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। आपको रोज़ ऐसे ही मोशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम्पल में दे रखे हैं। तो आप आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो, और अगर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका मन करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। बाय गाइस।